MPPSC 2022 टारगेटेड टेस्ट सीरीज FLT का प्रश्न क्रमांक 1 पर हम चलते हैं। ये सेकंड FLT है हमारा। पहला प्रश्न है, भारत के शेयर बाजार पर नियंत्रण एवं नियमन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, है ना। सेबी के बारे में बेसिक जानकारी आपसे 3 अंक में पूछी जा सकती है। सेबी की स्थापना का जो टाइम पीरियड है वो 12 अप्रैल 1988 है। 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मुख्यालय मुंबई है और इसका मुख्य कार्य पूंजी बाजार का नियमन करना है ना। संवैधानिक दर्जा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। मुख्य परीक्षा में सेबी पूछा जा सकता है। प्रश्न है, नेशनल हाईवे क्रमांक 43 मध्य प्रदेश के किस स्थान से होकर नहीं गुजरता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। NH43 मध्य प्रदेश के किस स्थान से होकर नहीं गुजरता है? आंसर आपका जबलपुर। NH43 को अगर आप देखेंगे तो आपको रूट इस तरह से दिखाई देगा, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, छतरपुर होते हुए आपको ये NH43 दिखाई देगा। हर साल परिवहन से एक प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कंप्यूटर जो पहले से ही ऑन है, अगर उसे रीस्टार्ट किया जाए तो यह प्रक्रिया का क्या कही जाएगी? कोई भी कंप्यूटर जो पहले से ऑलरेडी ऑन है, अगर उसको हम रीस्टार्ट करते हैं उसी कंडीशन में, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे जी? शट डाउन, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग या लॉगिंग ऑफ? कोल्ड बूटिंग आपको पेपर नंबर 3 में आ सकता है, मेंस पेपर नंबर 3 में आ सकता है आपको साइंस एंड डिफरेंस बिटवीन कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग, ये भी लिख के दिया है मैंने, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। कोल्ड बूटिंग शब्द एज ए टर्मिनोलॉजी आपको मुख्य परीक्षा में 3 अंक में पूछा जा सकता है। ये लिख के दिया है, इसको यूज़ करिएगा आप अपने नोट्स बनाने में। जनवरी 2022 माह में मर्लिन बर्गमैन का निधन हो गया। मर्लिन बर्गमैन का संबंध किस क्षेत्र से? मर्लिन बर्गमैन हमारे गीतकार और सॉन्ग राइटर हैं, गीतकार हैं बेसिकली। आंसर मिल जाएगा। गीत लेखन के लिए अपने पति एलन बर्गमैन के साथ इन्होंने काफ़ी सहयोग किया है, ठीक। 16 बार ऑस्कर के लिए नामांकित भी हुई है और 3 बार इनको ऑस्कर मिला है। तो ये आंसर आ जाएगा अपना गीतकार, अमेरिकी गीतकार और सॉन्ग राइटर, बेसिकली गानों को लिखने वाले हैं। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? जी, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? कुछ बेसिक्स साइंस के क्वेश्चंस भी या अप्लाइड साइंस के क्वेश्चन आप MPPSC में देखते हैं, उसी तरह का प्रश्न आपके सामने फ्रेम किया गया है। 4 ऑप्शन है। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के तेल के घनत्व से अधिक होता है। अगर ऐसा है तो फिर तैरेगा कैसे? मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। अगर बराबर होता तो फिर ऊपर कैसे आएगा? बिल्कुल आंसर मिलेगा आपका बी, मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है, ठीक है। पानी और तेल। भारत की राष्ट्रीय आय के मापन का प्रथम वैज्ञानिक प्रयास किसके द्वारा किया गया था? नेशनल इनकम के कैलकुलेशन का पहला साइंटिफिक जो प्रयास था वो किसके द्वारा किया गया था? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय के मापन की जो सबसे पहली कोशिश की थी वह 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी और उन्होंने लगभग 20 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति ये निकाला था, परंतु उसके कोई तार्किक वैज्ञानिक आधार नहीं थे। 1932 के लगभग प्रोफेसर VKRV राव ने यह काम फिर से किया था और इसके लिए कई वैज्ञानिक आधार लिए थे और ये वैज्ञानिक आधार बिल्कुल वही है जो कि आज हम प्रोडक्शन मेथड के अंतर्गत देखते हैं। दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक दी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने द ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को प्रस्तुत किया था। तो धन के निस्यंदन के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने नेशनल इनकम पर भी बात की थी। इसके अलावा RS शर्मा ने भी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को आगे बढ़ाया था। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान दीजिएगा। तो भारत की राष्ट्रीय आय को मापने का सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा, VKRV राव द्वारा सबसे पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का संबंध कॉमनवेल्थ पत्र से था? जी, कॉमनवेल्थ पत्र से संबंधित कौन थे? ये प्रश्न आपके सामने है। 4 ऑप्शन, BG गोखले, बाल गंगाधर गोखले, एनी बेसेंट, GK गोखले या इनमें से कोई नहीं। एनी बेसेंट का एक समाचार पत्र था कॉमनवेल्थ, ठीक है।
कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित एक अंग्रेजी पत्र था और इसकी संपादिका एनी बेसेंट जी थी। ठीक है, ये आपके सामने है एनी बेसेंट जी। इनके बारे में महत्वपूर्ण बात है। एनी बेसेंट के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कुछ डिटेल जानकारियाँ हैं, ध्यान दीजिएगा। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार हेतु एनी बेसेंट भारत आई थी। ठीक, भारत आने के बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़ी। इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद लोटस सॉन्ग्स के नाम से किया था। ये सारी जानकारियाँ प्रश्न के रूप में हैं, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, जिसे 1915-16 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU के रूप में तब्दील कर दिया गया था। कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्षा अगर कोई देखी जाए तो वो है एनी बेसेंट। कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट पहली महिला थी, है ना। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, ये ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी बीच 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता में एनी बेसेंट तथा तिलक दोनों साथ आए थे। एनी बेसेंट की होम रूल लीग, देखो होम रूल लीग आंदोलन 2 धड़ों में चला था। एक धड़ा जो था वो एनी बेसेंट के साथ था और दूसरा बाल गंगाधर तिलक के साथ था। तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना जो थी वो 1 सितंबर 1916 को हुई। इसकी अध्यक्षता स्वयं एनी बेसेंट कर रहे थे। इसके सचिव या महामंत्री जो थे वो जॉर्ज अरुंडेल थे। ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके महासचिव रामास्वामी अय्यर। क्षेत्र जरूर ध्यान दीजिएगा, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत। तिलक का क्षेत्र हम देखेंगे, उसके बाद में फिर बात करेंगे। इनका मुख्यालय था अडियार मद्रास में। समाचार पत्र की बात करें तो न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग का नाम इंडियन होम रूल लीग रखा था, जबकि तिलक की होम रूल लीग को महाराष्ट्र होम रूल लीग भी कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि हम एनी बेसेंट को होम रूल लीग या अखिल भारतीय होम रूल लीग के रूप में जान सकते हैं। ठीक भैया, चलिए, तो ये हम एनी बेसेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिनको आप देख सकते हैं। पूरी डिटेल दे के रखी है ना। एनी बेसेंट के बारे में एक भी प्रश्न इस डिटेल के बाहर नहीं जाएगा। चलिए, इसके बाद तिलक की होम रूल लीग की बात करें तो 28 अप्रैल 1916 को इसके अध्यक्ष जोसेफ बॉपेस्टा था, जबकि एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट खुद कर रही थी। तिलक की होम रूल लीग के जो सचिव थे LC केलकर महोदय थे। इसके प्रसार क्षेत्र में कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई वाला क्षेत्र छोड़ दीजिएगा, मध्य प्रांत और बरार, है ना, इसको करेक्ट करिएगा, बरार लिखा है, ये बरार क्षेत्र है। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। और तिलक ने केसरी, जो कि मराठी भाषा का समाचार पत्र था इनके द्वारा प्रकाशित, और मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, इसके माध्यम से इन्होंने अपने होम रूल लीग या अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना शरद जोशी द्वारा नहीं की गई? 4 रचनाएं, फिर किसी बहाने, गन्ने मेरे भाई, राह किनारे बैठ और दूसरी सतह। शरद जोशी गजब के व्यंग्यकार है भैया हमारे। आंसर है गन्ने मेरे भाई। शरद जोशी के प्रमुख निबंधों में परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लिया, राह किनारे बैठ और दूसरी सतह। शरद जोशी जी की प्रमुख निबंध है परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लिया, राह किनारे बैठ और दूसरी सतह। यहाँ पर गन्ने मेरे भाई नामक जो रचना है वो बाल कवि बैरागी की है, ध्यान रखिएगा। साहित्यकारों से संबंधित, राइटरों से संबंधित एक प्रश्न हर साल आता है, ध्यान दीजिएगा। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब निर्मित होती है? 4 ऑप्शन आपके पास में। फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है? 4 ऑप्शन है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सीध में आ जाता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही सीध में। दूसरा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तीसरा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। और डी, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो एक मैप है, आंसर में चले जाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो
सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है पृथ्वी के ब्लॉक के कारण, तो यहाँ पर हम इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण की अलग अलग स्थितियाँ निर्मित होती है, ठीक है। वस्तुतः पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है। आप इस तरह से अगर इसको याद रखेंगे तो बेहतर है। चंद्र ग्रहण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान दीजिएगा। चंद्र ग्रहण की स्थिति आप कभी भी आ सकता है, ये कभी भी 3 अंक में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो MPPSC के लिए महत्वपूर्ण है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना या बरगी परियोजना जिसको हम कहते हैं। आंसर है 1971। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना या बरगी परियोजना जो है वो 1971 की है, जबलपुर के निकट ही स्थित है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 100 मेगावाट की है। इससे जबलपुर तथा नरसिंहपुर जिले में लाभ प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया। रानी अवंतीबाई सागर या बरगी परियोजना मुख्य परीक्षा में 3 अंकों के लिए पूछी जा सकती है। फेमस बरगी डैम टूरिस्ट प्लेस इन जबलपुर। बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।